बर्फीली पहाड़ियों में भटकते भटकते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां सामने कुछ ऐसा था जिसकी इन्होंने उम्मीद की थी। बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए, मगर अंदर रहना संभव नहीं था। जल्द ही आ गए बाहर। खतरा इतना बड़ा था कि वहां से भागना पड़ा। आगे का सफर प्लेन से शुरू किए, मगर बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर कोई उम्मीद नहीं किया था। कहानी की शुरुआत हुई साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों में। वैज्ञानिक डॉक्टर मॉरिस हंटर तथा उसकी बेटी नादिया एक बेहद प्राचीन हथियार की खोज में हैं। उनके साथ हैं कुछ रूसी गाइड्स, पर उनके इरादे साफ नहीं हैं। डॉक्टर हंटर को विश्वास है कि उन्होंने निकोला टेस्ला की एक मशहूर तथा नामुमकिन खोज डेथ रेस को ढूंढ ली है। एक ऐसा माइलस्टोन हथियार जो अपनी एनर्जी से कुछ भी नष्ट कर सकता है। कुछ दूर ढूंढने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है जिसके पास उनको रेडियो एक्टिव के संकेत मिलते हैं और उन्हें एक उम्मीद जग जाती है कि जल्द ही खोज पूरी होने वाली है। मॉरिस अपनी बेटी तथा दूसरे साथियों से कहता है कि कोऑर्डिनेशन यही है। अगर टेस्ला ने सच में डायरेक्शनल एनर्जी वेपन यहीं छुपाई है तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक खोज के सामने खड़े हैं। लेकिन इस बात से उसकी बेटी नादिया घबरा जाती है और अपने पिता से कहती है कि अगर ये सच में कोई डेथ रेस है तो हमें इसे वापस मिट्टी में दफना देना चाहिए। जिस पर मॉरिस अपनी बेटी को समझाता है कि ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर ये किसी गलत हाथों में लगा, वह आदमी इसकी मदद से दुनिया का अंत कर देगा। CIA इस आविष्कार को डिसमेंटल कर देगी और इसके अलावा हमारे पास दूसरा और कोई चारा नहीं है। पूरी टीम जमी हुई बर्फ में प्रवेश करती है। चारों तरफ अंधेरा और बर्फ ही बर्फ होता है। अचानक कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर सब कोई चौंक जाता है। गुफा की दीवारों पर एक धातु की प्लेट होती है जिस पर टेस्ला के सिंबल और एक अलार्म ट्रिगर बटन होता है। उसके पास ही मॉरिस को कुछ लकड़ियों के फट्टे पड़े मिले। जैसे उसको हटाते हैं उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसने वह चीज खोज ली थी जिसकी कल्पना उसने सपनों में भी नहीं की थी। उनके हाथों में अब टेस्ला का वही आविष्कार था जिसकी उनको तथा उनके साथियों की तलाश थी। मॉरिस और उसकी बेटी खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में दोनों ने सोचा तक नहीं था। गार्ड्स का असली चेहरा सामने आ जाता है। इस टीम के सभी लोग दुश्मन से मिले होते हैं। वे इस आविष्कार को दोनों से छीनना चाहते हैं। एक गाइड्स उन्हें गन पॉइंट पर लेता है। साइंटिस्ट उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग नहीं मानते और नादिया पर बंदूक तानते हैं। तभी मॉरिस एक छोटे कंट्रोल पैनल से कोड एंटर करते हैं। मशीन की लाइट्स जलती है। एक तेज विद्युत तरंग निकलती है। जमीन कांप जाती है। गाइड्स छटपटाते हुए गिरते हैं। उनका शरीर राख बन जाता है। जोरदार बिजली की लहर गाइड्स को जला डालती है। नादिया यह देख डर गई और अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने ये कैसे किया। साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि यह सिर्फ एक झलक थी इस डिवाइस की ताकत की। अगर ये जूलियन बेंग जैसे लोगों के हाथ लगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इस घटना के बाद ये लोग सतर्क हो जाते हैं और वह रूस से कनाडा जाने के लिए साइबेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां एक छोटे चार्टर्ड प्लेन में बैठते हैं। उनके साथ कई अलग अलग यात्री भी इसी प्लेन में उनके साथ हैं, जिसमें एक पूर्व पॉप स्टार, एक बहुत बड़ा न्यूयॉर्क लेखक, एक बिजनेस वुमेन तथा 3 युवा एथलीट भी होते हैं। इन तीनों को देखकर नादिया को इन लोगों पर शक हुआ। इसके बारे में पिता से कहती है, लेकिन उसके पिता उसकी बात यह कहकर टाल देते हैं कि उनके पास इस समय सिर्फ एक ही टास्क है, डिवाइस को सही सलामत उसके मंजिल पहुंचाना। इसके बाद नादिया भी अपना ध्यान उन तीनों से हटा लेती है। करीबन 1 घंटे की उड़ान के बाद अचानक इन्हीं तीनों में से एक संदिग्ध यात्री उठता है और अपनी सीट के नीचे से हथियार निकालता है। वे लोग एथलीट नहीं बल्कि भाड़े के सैनिक थे। वह आदमी सबको धमकी देता है कि सब लोग अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहो, ये प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है। इस तरह ये तीनों प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। एक महिला यात्री बचाव करने की कोशिश करते हुए चिल्लाती है, लेकिन गार्ड्स उसे बंदूक दिखाकर चुप करा देते हैं। इस बीच नादिया धीरे से अपने पिता के कान में कहती है कि हथियार उनके निशाने पर है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन वे उसे बताते हैं कि वह डिवाइस को यहाँ से हटा नहीं सकता और अगर उसे छुआ तो वह एक्टिवेट हो सकता है। दोनों चुप रहने का फैसला लेते हैं। प्लेन का कैप्टन भी हमलावरों के साथ मिला हुआ था। इसी बीच एक और प्लेन इस प्लेन के ऊपर आता है। ये प्लेन था इन 3 हमलावरों की सेफ्टी के लिए। एक हमलावर साइंटिस्ट के पास जाता है और उनसे चुपचाप डिवाइस उसके हवाले करने को कहता है। तभी वे धोखे से उसे दबोच लेते हैं। इस तरह प्लेन में हाथापाई शुरू हो जाती है। प्लेन के
बाकी लोग भी हथियारों से लड़ने में मॉरिस का साथ देते हैं। इस हाथापाई में प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और इंजन में लग जाती है आग। कैप्टन इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करते हैं और प्लेन को कनाडा की एक सुनसान बर्फ से ढके जंगल में उतारने की कोशिश करते हैं। प्लेन जमीन से टकरा जाता है और एक जोरदार झटके के साथ 2 टुकड़ों में बंट जाता है। कुछ सीटें उखड़ जाती हैं और कुछ यात्री घायल हो जाते हैं। सभी लोगों को संभालने के बाद मॉरिस अपनी बेटी नादिया से कहती है कि हम इस डिवाइस को यहीं नहीं छोड़ सकते। तुम इसे लेकर स्कीइंग रिजॉर्ट तक निकलो और वहां से पहुंचने के बाद CIA से संपर्क करो। लेकिन नादिया अपने पिता को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती, जाने से मना कर देती है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये लोग घायल हैं और डरे हुए हैं और इसलिए उन्हें यहीं रुककर इनके पास रहना होगा। जिसके बाद नादिया एक बैग में डिवाइस को रखती है, हथियार उठाती है और स्कीइंग पहनकर बर्फ के जंगल में निकल पड़ती है। वह स्कीइंग करते हुए घने जंगल में बढ़ रही है। उसके बैग में वह खतरनाक डिवाइस है और हर वक्त उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जल्द ही पहुंचती है एक पुराने लकड़ी के घर के पास। जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। फिर वह अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकालती है और उससे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इस बार दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर नादिया देखती है कि उस घर में कोई भी नहीं। वह वहां रखे टेलीफोन से CIA डायरेक्टर को कॉल करती है। उनको घटना की सारी जानकारी दी। डायरेक्टर नादिया को वहीं पर रुकने की सलाह देते हैं और सुबह मदद पहुंचाने का वादा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्लेन में पड़े लोग साइंटिस्ट से लड़ पड़ते हैं। वहां से उनको चलने के लिए कहते हैं लेकिन मॉरिस उन लोगों को समझाते हैं कि उनको यहीं रुकना चाहिए और मदद आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वे लोग नहीं मानते। उनमें से आधे लोग वहां से चले जाते हैं और बाकी लोग डॉक्टर के साथ उसी प्लेन के टूटे हुए हिस्से के पास रुक जाते हैं। अगली सुबह CIA की 2 टीम अलग अलग सर्च ऑपरेशन के लिए निकलती है। एक टीम बर्फीली पहाड़ियों पर मॉरिस और प्लेन में बचे बाकी लोगों की तलाश में निकलती है और दूसरी टीम नादिया की खोज में। CIA के मेंबर जेसन अपने 2 साथियों के साथ नादिया के पास पहुंच जाते हैं। उसको अपना परिचय देते हैं कि वह CIA से हैं। तुम्हारे फादर ने मुझे नोराड से पहले भेजा है। उनके साथ ही तुम्हें सुरक्षा पहुंचानी मेरी जिम्मेदारी है। वे उसे मिशन की जानकारी देते हैं और आगे आने वाले खतरे के बारे में समझाते हैं। जूलियन बेक एक कट्टर आर्म डीलर है जो इस डिवाइस के पीछे पड़ा है। अगर वह डिवाइस उसे मिल गया तो वह कुछ भी कर सकता है। न्यूक्लियर सेटअप हैक कर सकता है, शहर ब्लैकआउट कर सकता है, सैटेलाइट गिरा सकता है। उसके लोग इस जंगल में फैल चुके हैं। नादिया और एजेंट इस डिवाइस को सुरक्षित स्थान पर रखने की बात कर ही रहे थे। अचानक बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी। मशीन गन की गोलियां घर की खिड़कियां चीर देती हैं। मतलब जूलियन के आदमियों ने हमला कर दिया था। ये हमला बहुत खतरनाक होता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जेसर के दोनों साथी मारे जाते हैं हमले में। वह नादिया से पीछे के दरवाजे से भागने के लिए कहता है। नादिया एक कुल्हाड़ी की हेल्प से दरवाजे के लॉक को तोड़ती है और दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जूलियन को यह पता चल चुका था कि डिवाइस अब भी उनके पास है। वे हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करते हैं जबकि दोनों जंगल के नीचे उतरकर एक रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। ट्रेन में बैठ जाते हैं और एक खाली डिब्बे के पीछे जाते हैं। उनके चेहरे पर थकावट है लेकिन इरादे अब भी मजबूत हैं। वह नादिया से कहता है कि हमें ध्यान रखना होगा। जूलियन और उसके आदमी अब भी हमें ढूंढ रहे हैं। इन्हीं सब बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर नॉक करता है कोई। ये सतर्क हो जाते हैं। असल में ये जेसर का दोस्त होता है। वह उसे यहाँ से सही सलामत पहुँचाने का भरोसा दिलाता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि ट्रेन का अगला स्टॉप फास्ट हिल है, वहाँ से उसे CIA की मदद मिल सकती है। जबकि दूसरी तरफ साइंटिस्ट प्लेन में बाकी बचे लोगों के साथ मदद आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी बचे 5 लोग जिंदगी की उम्मीद में बर्फीली पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं। थोड़े वक्त बाद एक हेलीकॉप्टर इन लोगों की तलाश में ऊपर से गुजरता है लेकिन ये लोग उनके नीचे होते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा रेस्क्यू टीम उन्हें देख नहीं पाता, चला जाता है वापस। जबकि दूसरी तरफ CIA का मेंबर जेसन और नादिया को फास्ट हिल रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। स्टेशन आने के बाद जब दोनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो जेसन उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल वह जूलियन और उसके आदमियों से मिल चुका था। उसे
उसे इस काम के लिए मोटी रकम मिली थी। दोनों कुछ समझ पाते कि इतने में जूलियन भी इनके पास पहुंच जाता है। उनके हाथों से डिवाइस को छीन कर ले जाता है। हर्ब उसके जाने के बाद दोनों को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर रखता है। थोड़े वक्त बाद जब वह अकेला पड़ा तो साइंटिस्ट उस पर टूट पड़ा। इसी हाथापाई में उसे मार देता है गोली। इसके बाद ये दोनों जूलियन का पीछा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जूलियन अपने आदमी को वह डिवाइस दे देता है और उसको फुल सेफ्टी के साथ बॉर्डर पार करने को कहता है, जबकि वह खुद ट्रक के पीछे गाड़ी से निगरानी किया ताकि उस पर कोई शक न करे। लेकिन उसे कहाँ पता जेसन और नादिया छुपकर ये सब देख रहे हैं। जेसन नादिया को गाड़ी से पीछे जाने को कहता है और बड़ी चालाकी से जूलियन के आदमी को मारकर खुद उसकी ट्रक में चढ़ जाता है। आगे जाकर जब ट्रक कनाडा की जगह अमेरिका के बॉर्डर की तरफ जाने लगा तो जूलियन को उन पर शक हुआ। गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ा पलट गया। जेसन घायल हालत में ट्रक से बाहर निकलता है। जेसन को फिर से अपने सामने देखकर जूलियन गुस्से में आ जाता है। एक बार फिर से मारने का डिसाइड करता है कि तभी अचानक नादिया गाड़ी लेकर आ जाती है, ले जाती है उसे बचाकर। जूलियन के आदमी उसके पीछे भागते हैं, जबकि वह खुद ट्रक में डिवाइस लेने के लिए चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही जूलियन डिवाइस के बॉक्स को खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। असल में जेसन डिवाइस को एक्टिवेट करके जा चुका था। होता है एक जोरदार ब्लास्ट जिससे जूलियन और उसके साथी मारे जाते हैं। इस तरह दुनिया के खत्म होने का खतरा एक बार फिर से टल जाता है। CIA की टीम को साइंटिस्ट और प्लेन क्रैश में जिंदा बचे लोग मिल जाते हैं। वे उन्हें सही सलामत पहुंचा देते हैं घर। इस तरह साइंटिस्ट एक बार फिर अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जेसन को नादिया की सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद करते हैं और फिर लोगों से टेस्ला के डिवाइस के बारे में पूछते हैं, जिस पर जेसन कहता है कि वह इतिहास था और उसे इतिहास में ही रहना चाहिए। इस तरह इस हैरत अंगेज कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको इस स्टोरी में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।